हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। और हम पढ़ रहे हैं BPAG 174 बुक, जिसका नाम है सतत विकास। और हम इकाई 2 पर आ चुके हैं। इकाई 2 है सतत विकास के प्रमुख घटक। तो चलिए इस वीडियो में हम इकाई 2 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इकाई 2 में सतत विकास के सामाजिक घटक, आर्थिक घटक और पर्यावरणीय घटक, ये 3 घटक हैं सतत विकास के। तो ये तीनों घटक हमने पढ़ने होंगे। तो सतत विकास का सामाजिक घटक, आर्थिक और पर्यावरणीय घटक, ये तीनों घटक हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी प्रस्तावना देख लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। प्रस्तावना में लिखा है, विकास प्रशासन द्वारा बदलते आर्थिक और सामाजिक वातावरण के अनुरूप अपने दायित्व को पूरा करने में विफलता के फलस्वरूप सतत विकास परिवर्तन में आया। सतत विकास कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ अब यह है, अगर विकास प्रशासन नहीं होता। इसको सतत विकास का मददकर्ता माना जाता है। सतत उपयोग शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले हैंस कार्ल वॉन कार्लोविटिज ने सतत वानिकी पर अपने प्रकाशन में किया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आयोग द्वारा ब्रटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास की अवधारणा को नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया था। इस अवधारणा की शुरुआत पर्यावरण से हुई, जो इसका मूल आधार था। सतत विकास को उस विकास के रूप में परिभाषित किया गया है जो भावी पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। तो ये थी प्रस्तावना। अब हम चलते हैं सतत विकास के घटक, सामाजिक और आर्थिक आयाम। सतत विकास का सामाजिक घटक ये हम पढ़ेंगे। सामाजिक घटक में सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित सामाजिक और मानव घटक शामिल हैं। हमने पहली इकाई में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इस इकाई में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। सामाजिक घटक में सत्ता का उद्देश्य सामाजिक व सांस्कृतिक सत्ता का निर्माण करना है। लोगों की अलगाव जैसी सामाजिक बीमारियों को रोकना है। आम जनता बड़े बड़े व्यवसाय में कार्यरत है, लेकिन अपने काम के बारे में पूरी जानकारी व समझ न होने के कारण वे अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं। अतः वे निराश हैं। सापेक्षतावाद के युग में कोई संपूर्ण मूल्य नहीं है और बीमारियों के कारण भविष्य का पूर्वानुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। विश्व ने इबोला, जीका, सार्स, स्वाइन फ्लू और अब कोविड-19 जैसी कई वायरसों का सामना किया है। सामाजिक सत्ता में सामाजिक समता, स्वास्थ्य समता, सामुदायिक विकास, मानवाधिकार, सामाजिक जिम्मेदारी और श्रम अधिकारों जैसे मुद्दे शामिल हैं। एक तरह से अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के सभी क्षेत्र भी सामाजिक हैं, क्योंकि वे समाज को प्रभावित करते हैं। सामाजिक रूप से सतत समाज न्याय संगत, विविध, संयोजित और लोकतांत्रिक है और इनका उद्देश्य अच्छा गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करना है। सामाजिक सतत विकास के आयाम। जब से सतत विकास के 3 स्तंभों को परिभाषित किया गया है, बहुत उपलब्धियां रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्यों को तैयार किया, जिसमें अधिकांश उस संगठित क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया जिसमें 193 सदस्य देशों ने अपना समर्थन प्रदान किया। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास अनुसंधान संस्थान ने सतत विकास के सामाजिक आयामों पर एक कार्यक्रम विकसित किया, जो नीतिगत बदलावों की उन प्रक्रियाओं को समझने, विश्लेषण और उल्लंघन करने पर केंद्रित है जो अस्थायी प्रचलनों, जलवायु परिवर्तन और असमानताओं से निपट सके। इसमें सतत विकास के 2030 एजेंडे के समर्थन में विभिन्न स्तरों पर सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक मुद्दों के पारस्परिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने सामाजिक सत्ता के 4 आयामों को निर्दिष्ट किया है। जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें किफ़ायती आवास यानी कि सस्ते घर, शारीरिक और मानसिक चिकित्सा सहायता, शिक्षा प्रशिक्षण के अवसर, रोजगार के अवसर, समर्थन और सुरक्षा जैसे विभिन्न तत्व शामिल हैं। जीवन की गुणवत्ता प्रत्यक्षता एक समाज में व्यक्तियों के कल्याण का उल्लेख करती है। विकास को स्वतंत्रता का रूप माना जाता है, क्योंकि जीवन की बुनियादी सुविधाओं का अधिकार किसी को स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, चाहे वह गरीबी, बीमारी या शिक्षा से स्वतंत्रता हो। समूहों या राष्ट्रों के बीच तीव्र विरोधाभास के बिना व्यक्तियों को लंबा और अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। विकास मूल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के विस्तार की एक एकीकृत प्रक्रिया है जो एक दूसरे को जोड़ती है। जीवन की गुणवत्ता के कुछ पहलुओं जिन पर विचार किया जाना चाहिए उनका उल्लेख नीचे दिया गया है। व्यक्तिगत विषमताएं या भिन्नताएं।
प्रत्येक व्यक्ति की विशेषताएं भिन्न होती हैं, चाहे वे उम्र हो, जेंडर हो, बीमारी हो या दिव्यांगता हो। व्यक्तियों की यही भिन्नताएं उनकी आवश्यकताओं को अद्वितीय बनाती है। बनाई गई योजना का अनुसरण करके कुछ समस्याओं पर समान रूप से विचार कर पाना संभव है। पर्यावरणीय विविधता। व्यक्तियों की आवश्यकताएं पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। अर्थात व्यक्ति की आवश्यकताएं ठंड के मौसम, गर्म परिस्थितियों या वर्षा प्रदूषण से प्रभावित होती हैं। पर्यावरणीय स्थिति लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बदल देती है। सामाजिक जलवायु। अपराध, हिंसा, शैक्षिक सुविधाएं, सामुदायिक संबंध और सार्वजनिक या लोक सुविधाएं सामाजिक पूंजी का स्तर निर्मित करती हैं, जो कि जीवन की गुणवत्ता प्रभावित करती हैं। संबंधपरक पहलू। जीवन की गुणवत्ता समुदाय में प्रचलित रिश्तों से प्रभावित होती है, जो संस्कृति, रीति रिवाजों और मानदंडों पर आधारित होती हैं। वस्त्र, व्यवहार, स्वाभिमान कुछ ऐसे सूचक हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि कोई व्यक्ति किस समुदाय में कैसे रहते हैं। आय वितरण। एक परिवार के भीतर आय वितरण परिवार के सदस्यों की भलाई या स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। ऐसे कई कारक हैं जो एक समाज में जीवन की गुणवत्ता प्रभावित करते हैं, लेकिन इसे बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि मानव विकास हो सके। ऐसा करने में जिन मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है वे हैं वित्तीय रूढ़िवादिता, यानी सामाजिक लाभ के लिए धन मुहैया कराने की इच्छा शक्ति। सरकारी बजट में अधिकांश हिस्सा साक्षरता या स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करने के बजाय सैन्य खर्च की सुविधा प्रदान करने के लिए आवंटित किया जाता है। समानता और विविधता। सतत विकास ने संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रत्येक देश के क्षेत्रवार सतत विकास को मापने के लिए तैयार किए गए सूचना स्तरों को उन्नत किया, लेकिन इसने अमीर और गरीबों के बीच असमानताओं के स्तर को भी बढ़ा दिया। पूरी दुनिया में वंचितों और गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है। एजेंडा 21 में विकसित देशों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.15% विकासशील और अल्प विकसित को देने का प्रावधान किया गया। हालांकि वे जो अधिकतम दे रहे हैं वह उनके सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% है। यदि ये सहायता का प्रतिशत बढ़ाया जाता है तो यह माना जाता है यह विश्व स्तर पर गरीबी को काफ़ी कम कर देगा। समानता आयाम विविधता के अगले सामाजिक आयाम की ओर ले जाता है, क्योंकि समाज के वंचित वर्ग आबादी विभिन्न समूहों से संबंधित है। राष्ट्रों को कमजोर लोगों की सहायता के लिए विभिन्न समूहों के बीच असंतुलनों को कम करने के लिए समाधानों का निर्धारण करना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत में आरक्षण कोटा प्रणाली है जो सभी को शिक्षित करने, रोजगार प्रदान करने में मदद करती है। सामाजिक सामंजस्य। एक समाज में सामाजिक सामंजस्य का अर्थ है कि समाज लोगों की भलाई के लिए काम करता है। लाभ प्राप्त करने के लिए लोक संस्थानों तक लोगों की पहुंच को सुगम बनाकर उनका हित किया जा सकता है ताकि वे भी समाज में योगदान कर सकें। उदाहरण के लिए लोग सरकार के रोजगार केंद्र में पंजीकरण करा के रोजगार के अवसरों का लाभ उठा रह सकते हैं। किसी भी समूह में सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ आवश्यक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। व्यापक समुदाय में एक समूह से समता की भावना, सामाजिक गतिविधियों में समूह की भागीदारी का स्तर, लोक और नागरिक संस्थानों के बारे में जानकारी और उन तक पहुंच, और समुदाय के प्रति समाज को समूह का योगदान। लोकतंत्र और शासन। लोकतांत्रिक शासन का अनुसरण करने वाले राष्ट्र में सामाजिक स्थिरता बेहतर ढंग से हासिल की जा सकती है। सरकार द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त बजट और ऐसे संसाधनों की आवश्यकता होती है जो लोकतांत्रिक समाज में उपलब्ध हो सकें। अमर्त्य सेन व्यक्तियों की जरूरतों के बारे में सुस्पष्ट रहे हैं, लेकिन इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वे भी महत्व रखते हैं। ऐसा नहीं माना जा सकता कि सतत विकास की परिभाषा में वर्णित पीढ़ियों की रुचियों व पसंद एक समान थी। हालांकि सामाजिक मुद्दों को आर्थिक या पर्यावरणीय चिंताओं से अलग नहीं किया जा सकता। देशों के बीच व्यापार पर समझौता और बौद्धिक संपदा अधिकारों में व्यापार जैसे व्यापारिक समझौतों से वर्तमान विश्व अधिकारात्मक व्यक्तिवाद बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन व्यापार के उदारीकरण के नाम पर समुदाय विघटित हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप योग्यता और अक्षमता का नुकसान हो रहा है। इस चिंता से कई उदाहरणें उभर कर सामने आई, लेकिन जैसे सामूहिक संसाधनों, उदाहरण के तौर पर जल वितरण व वनस्पति पर सार्वजनिक अधिकार। अब हम सतत विकास के आर्थिक घटक पर आ चुके हैं। विकास 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद अपेक्षित विकसित अमीर देशों की एक बड़ी चिंता का विषय बन गया, जबकि अधिकांश राष्ट्रों ने यूके, जापान, स्पेन और जर्मनी जैसी शाही ताकतों से आज़ादी हासिल कर ली थी। आर्थिक विकास दुनिया भर में एक लोकप्रिय नीति एजेंडा था और विकास अर्थशास्त्र विषय की शाखा के रूप में उभरा। यह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ आर्थिक साधनों पर भी व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करता है। विश्व स्तर पर अधिकांश देशों ने जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मानव विकास सूचकांक उपाय में प्रगति की है। हालांकि अफ्रीका में कुछ नकारात्मक वृद्धि भी हुई है। कुछ समस्याओं में निम्नलिखित निहित हैं। बढ़ती आय, असमानताएं और पर्यावरण पर विकास का नकारात्मक प्रभाव। मौजूदा सामाजिक संरचनाएं। विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी
और यह है पर्यावरणीय निम्नीकरण। लोगों का विस्थापन, संस्कृति और पारंपरिक स्थानों का नुकसान, व्यक्ति अधिकतम पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों ने आर्थिक लाभ को नकार दिया। अब लोग विकास के इन प्रतिकूल प्रभावों से अवगत हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। उद्योग और सरकारों पर दबाव ने उन्हें ऐसी नीति और कार्यनीति पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित किया है जिससे विकास संभव हो सकता है। घातीय युग, एक्सपोनेंशियल इरा। 21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन की एकमात्र पर्यावरणीय चिंता का विषय नहीं है। अगले 30 से 40 वर्षों में दुनिया भर में आबादी को बड़े पैमाने पर तेजी से वृद्धि के कारण इसमें भी बदतर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पानी और भोजन की कमी और गरीबी के कारण दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातीय और महासागरों की स्थिति का नुकसान होगा। 21वीं सदी विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में तेजी से बदलाव की दुनिया है। दुनिया के एक कोने में होने वाली छोटी सी भी घटना वैश्विक अर्थव्यवस्था में निर्बाध गिरावट या अप्रत्याशित उछाल का कारण बन जाती है। तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्थाओं को गड़बड़ा देते हैं। इससे समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। गरीब लोगों के आंकड़े, जो एक दिन में एक समय का भोजन नहीं जुटा पाते, वे हमें चौंकाने वाले हैं और इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास निसफल रहे हैं। अमीरों और गरीबों के बीच चौंकाने वाली और बढ़ती असमानता गरीबी उन्मूलन की स्थिति को बदतर बना रही है। गरीबी सामाजिक और पर्यावरणीय घटकों को समान रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि गरीबों को सतत आजीविका नहीं मिल पाती। वे प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि ईंधन की लकड़ी, जीवित रहने के लिए मछली आदि पर अधिक आश्रित होते हैं और पृथ्वी पर बोझ या दबाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त इस सदी में घातीयता के अन्य क्षेत्र हैं: आतंकवाद, हिंसा, महामारी, एड्स, खाद्य सुरक्षा और परमाणु प्रसार। उद्योग की भूमिका। बड़े निजी उद्योगों में प्रौद्योगिकी, ज्ञान, वित्त और राजनीतिक क्षेत्रों में से सुविधा व सेवाएं प्राप्त करने का सामर्थ्य होता है, अतः ये सतत विकास प्राप्त करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उनके पास ऐसे मानव संसाधनों को तैनात करने की गुंजाइश होती है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सतत समाधान के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। लोगों को जितने अधिक सतत विकल्प मिलेंगे, वे उतने ही जागरूक होंगे और उन्हें ही चुनेंगे। वे अपने संगठनों को मुनाफा प्रदान करने के लिए समाधान तलाश करते हैं और पारिस्थितिकी प्रणालियों का व्यवहार बनाए रखने में योगदान दे रहे हैं। आर्थिक सत्ता। सरकार और बाहरी ऋण के संचालनीय स्तर को बनाए रखने के लिए और कृषि या औद्योगिक उत्पादन को नुकसान पहुंचाने वाले चरम क्षेत्रीय संतुलन से बचने के लिए किसी भी आर्थिक रूप से सतत प्रणाली को नियमित आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम होना चाहिए। मोटे तौर पर सत्ता को आर्थिक दृष्टिकोण से समय के साथ अधिकतम कल्याण करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मानव कल्याण में भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं आदि शामिल हैं। यह परिभाषा आर्थिक स्थिरता की अवधारणा को एक औसत दर्जे के एकल आयामी सूचक के रूप में स्पष्ट करती है। हालांकि न्यूनतावादी दृष्टिकोण से इसमें कई जटिलताएं हैं। नीचे दिए गए नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के संबंध में प्राकृतिक पूंजी के संरक्षण के स्तंभ में SD का संचालन किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन। उपज पैदावार के स्तर को बनाए रखने के लिए संसाधन की खपत को सीमित किया जा सकता है। गैर नवीकरणीय संसाधनों के दोहन से प्राप्त लाभ फिर से नवीकरणीय प्राकृतिक पूंजी में निवेश किया जाना चाहिए। ये तरीके प्राकृतिक पूंजी के सतत भंडार को बनाए रखने में मदद करते हैं। अन्य दृष्टिकोण है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास पर आर्थिक विकास करना। यह दृष्टिकोण संरक्षण के बारे में बात नहीं करता, लेकिन इस तथ्य पर जोर देता है कि जैसे कि उदाहरण के लिए, यदि आर्थिक प्रगति का आर्थिक मूल्य जंगलों को काटकर कारखानों निर्माण करने से होने वाली एक स्थिति यानी वन भूमि को खोने की स्थिति से अधिक है, तो यह आर्थिक रूप से सतत है। हालांकि यह दृष्टिकोण उस सतत विकास साथ औचित्य नहीं रखता जिसकी इस ग्रह को हो सकता है। इस तरह एक सुरक्षित न्यूनतम मानक का अनुप्रयोग प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकता है। समाज प्राकृतिक संसाधनों के प्रभाव की जटिलता के बारे में नियम बना सकता है जो अस्थायी और अपरिवर्तनीय की सीमा से बाहर हैं। तो ये थे सतत विकास के आर्थिक घटक। अगर आता है तो आपको इतना ही लिखना है, तो इसमें आप जो है इतना लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर सतत विकास के आर्थिक घटक वो आपसे पूछता है तो सतत विकास के पर्यावरणीय घटक हम देख लेते हैं। सतत विकास का तीसरा घटक है पर्यावरणीय संरक्षण, जो आर्थिक विकास व सामाजिक असमानताओं के प्रतिकूल प्रभावों के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। तीनों घटक एक दूसरे में व्यापक हैं, अर्थात इनमें परस्पर व्याप्ति है, क्योंकि ये घनिष्ठ रूप से अंतः संबंध हैं और हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। सस्ती जीवाश्म ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ने निसंदेह आर्थिक विकास को तेज गति से आगे बढ़ाया है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप अरबों टन ग्रीन हाउस गैसों वाले पर्यावरण को नुकसान हुआ है। आज यह जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में से एक है। मूल रूप से सतत विकास के लिए जोहान्सबर्ग योजना के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है। बायोमास और ऊर्जा का सतत उपयोग, विशेष रूप से विकसित देशों में खपत और उत्पादन के अस्थिर पैटर्नों को बदलना
ज़्यादा स्वच्छ उत्पादन और पर्यावरण दक्षता की ओर अग्रसर होना, निजी कंपनियों और प्राधिकरणों को सम्मिलित करना, केंद्रीय क्षेत्रों में परिवहन, अपशिष्ट और रसायन शामिल हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास के प्राकृतिक संसाधन आधार का संरक्षण और प्रबंधन, पर्यावरण स्थिति के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार, वैश्वीकरण की दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं और समाजों का एकीकरण। विकास और पर्यावरण। पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की ब्रटलैंड रिपोर्ट में गरीबी और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ साथ सतत विकास का उल्लेख भी किया गया है। गरीबी को कम करना पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अनिवार्यता है और सतत विकास की दिशा में एक योगदान है। सतत विकास और पर्यावरण के बीच एक एकीकृत संबंध है जो पर्यावरण पर मानव गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभाव कम करने के तरीकों को निर्धारित करता है। सतत पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य पर्यावरण विकास का उल्लेख करता है जो जैव मंडल को सुरक्षित करने में मदद करेगा, अर्थात जैव विविधता, जीवित की गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण व विकास का मार्गदर्शन करने वाले 3 मूलभूत तथ्य नीचे दिए गए हैं। मानव आर्थिक गतिविधि एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र में की जाती है, लेकिन प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधन में कमी इसके दुष्प्रभाव हैं। जनसंख्या में घातीय वृद्धि, प्राकृतिक कारणों की कमी और अपशिष्ट आयतन में वृद्धि का दूसरा कारक है और आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तन हैं। तो ये थे विकास के पर्यावरणीय घटक। इस तरह ये हमारी इकाई जो है वो पूरी हो चुकी है और हम इकाई 3 पर आ चुके हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इकाई 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।